देख लेते हैं हमारे वेसल्स के बारे में कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है और कुछ टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। तो देखो पहले मैं एक वेसल ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो देखो यहाँ पे ये हमारे पास है एक ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं कुछ हमारे एंडोथेलियल फैक्टर्स और साथ ही साथ प्रेजेंट होती हैं NO। NO मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड विच कॉजेज वैसोडाइलेशन एज वेल एज इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो यहाँ पे मैं इनकी जो फैक्टर्स लिखता हूँ, ये कॉजेज वैसोडाइलेशन। ये जो हमारी वेसल्स होती है इसको डायलेटेड रखती हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है वो बना रहे और साथ ही साथ प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में ये इनहिबिशन का काम करती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रिक एसिड अंदर एंडोथेलियल सेल्स इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड कॉजेज वैसोडाइलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है इंजरी। इंजरी होने पे क्या होता है, प्लेटलेट एंड एंडोथेलियल सिस्टम एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स फॉर्म्स अ प्लॉट। प्लॉट नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे क्लॉट। इसको मैं कट कर देता हूँ, फॉर्म्स अ क्लॉट। थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बस क्लॉट अधेयर टू, यहाँ पे डॉट की जगह पे आप क्या लिखेंगे, क्लॉट। क्लॉट अधेयर टू वेसल्स। नेक्स्ट है एम्बुलस। एम्बुलस में क्या होता है, क्लॉट व्हेन फ्लोट इन द ब्लड। देखो बेसिकली थ्रोम्बस और एम्बुलस में, इन तीनों चीज़ों में ही आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखो थ्रोम्बस क्या होता है, जब क्लॉट आपके ब्लड वेसल्स के वॉल पे जाके वहाँ पे अधेयर करने लगे, लगने लगे, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। तो यहाँ पे डॉट की जगह आपको लिखना है क्लॉट। में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो क्लॉट। तो क्लॉट क्या करे, जब ब्लड वेसल्स पे अधेयर करने लगे, और क्लॉट जब आपके ब्लड में फ्लो करने लगे, यानी कि इसी जो आपका वेसल्स है इसमें जब क्लॉट क्या करने लगे, फ्लो करने लगे, इसमें बहने लगे, तो इस चीज़ को, इस कंडीशन कहते हैं हम एम्बुलस। यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, एम्बुलस। चलो यहाँ लिख देता हूँ एम्बुलस। और जब क्लॉट आपके ब्लड वेसल्स पे स्टिक करने लगे, जहाँ से ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे थ्रोम्बस। ठीक है। एंड थ्रोम्बोसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड क्लॉट। ऐसे क्लॉट जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी में लेकिन फिर भी प्रेजेंट हैं इन द ब्लड वेसल्स, प्रोड्यूसिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और इनकी वजह से क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, जैसे कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, एरिथमिया डेवलप हो सकता है, एंजाइना डेवलप हो सकता है। ये सभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है, तो सबसे पहले होता है प्लेटलेट एडिशन। देखो कहीं पे भी चोट लगी, मैं यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाता हूँ। देखो इंजरी हुई, उसमें क्या होंगे, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर्स रिलीज होते हैं। वॉन विलीब्रैंड फैक्टर्स, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर्स से सबसे पहले आके कौन जुड़ता है, प्लेटलेट। सबसे पहले आके, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सबसे पहले आके जुड़ता है प्लेटलेट। और प्लेटलेट क्या होता है, कौन से प्लेटलेट होते हैं, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे प्लेटलेट्स हैं, एक्टिवेटेड, यानी कि जगे हुए प्लेटलेट्स हैं। और ये क्या हैं, स्टिकी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, स्टिकी हो चुके हैं। अब इन प्लेटलेट से बहुत सारे प्लेटलेट आके जुड़ेंगे, इन प्लेटलेट से बहुत सारे प्लेटलेट्स आके जुड़ेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, दूसरा प्रोसेस होगा, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन। और इनसे पहले एक और प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एडीपी मेडिएटेड थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड 5-HT यानी कि सेरोटोनिन। ठीक। दूसरा यहाँ पे GP2B3A रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। मैं इन रिसेप्टर को ब्लू कलर से बना देता हूँ। इन रिसेप्टर को, चलो यहाँ पे ये रिसेप्टर्स हैं, इनको यहाँ पे हम समझ लेंगे कि ये ब्लू कलर के रिसेप्टर हैं, इनका नाम है GP2B3A। ये क्या हो जाते हैं, ये एक्सपोज हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं, और यही फॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ का, फाइब्रोनोजन का, ताकि ये दूसरे प्लेटलेट से क्या फॉर्म कर सकें, दूसरे प्लेटलेट से जुड़ सकें। ठीक है, दूसरे प्लेटलेट से ये जुड़ सकें। तो ये ब्लू जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इन सभी के बीच में ये ब्लू स्ट्रक्चर पाया जाएगा। खैर हम इस चीज़ को अभी और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल के लिए ये बस एक ओवरव्यू है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये भी आपको समझ में आ गया। लास्ट में जब ये स्ट्रक्चर्स आपस में बाइंड कर जाते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन। यानी कि जब एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से जुड़ती हैं तो इसी चीज़ को हम कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन ऑफ फाइब्रोनेजन एंड GP2B, यहाँ पे बेसिकली आप इसको कट कर देंगे और लिखेंगे GP2B3A। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो इनको एक बार एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, वॉन विलीब्रॉन फैक्टर्स। यहाँ पे क्या हुआ, वॉन विलीब्रॉन फैक्टर से जब कौन आगे जुड़ा,
वॉन ब्लिवेन फैक्टर से जब प्लेटलेट आके जुड़ा तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट एडिशन, प्लेटलेट एडिशन। ठीक है, बात क्लियर है। अब जब प्लेटलेट में हमारे एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या हुआ, जब प्लेटलेट हमारे एक्टिवेट हुए तो इसमें कौन बना, इसमें बना हमारे थ्रोम्बोक्सिन A2 और एडीपी बने। अब इनसे रेगुलेट होते हुए आगे के कुछ रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। कौन एक्टिवेट हुआ सर, हमारे थ्रोम्बोक्सिन A2 ने क्या किया, वेजो कंस्ट्रिक्शन किया, साथ ही साथ अदर प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया। दूसरा काम कौन किया, दूसरा काम किया एडीपी ने, एडीपी ने हमारे GP2B3A, यहां पे कौन आया, एडीपी, ये यहां पे बाइंड किया और इनके कुछ रिसेप्टर होते हैं बेसिकली, उन पे एडीपी बाइंड करता है और GP2B3A को एक्टिवेट करेगा, जिससे फाइब्रिन के थ्रू डिफरेंट प्लेटलेट्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो जब एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से जुड़ेगा तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं प्लेटलेट, इस चीज को हम कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो आपको समझ में आ गया कि प्लेटलेट एडिशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं ताकि जब हम ड्रग्स को इन चीज में यूज करें तो आपको चीजें क्लियर हो। चलो आगे चलते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आते हैं COX-1 इनहिबिटर्स या फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस इनहिबिटर, इसमें आते हैं एस्प्रिन। नेक्स्ट बात करें एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर इनहिबिटर यानी कि एडीपी रिसेप्टर इनहिबिटर, और कौन सा रिसेप्टर होता है सर, रिसेप्टर का नाम होता है P2Y12। तो इनके रिसेप्टर में दो तरीके के होते हैं, एक तो इरिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में आते हैं हमारे क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडीन, एंड रिवर्सिबल में आते हैं प्रासोग्रेल, टिक्राग्लोर एंड कैंग्रेलोर। ठीक है, थर्ड बात करते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स में आते हैं डाइपेरिडामोल एंड PDE3 इनहिबिटर की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो यहां पे आती हैं सिलोस्टाजोल। फोर्थ आती हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर जिसको हम क्या कह रहे थे, GP2B3A। अब इनमें आते हैं एब्सिक्सिमैब, एफिटिपेटाइड एंड टिरोफिबैन एंड डेफिब्रोटाइड। ठीक है, चलो अब इन सभी की हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो चलो देखो, जैसे ही हमें चोट लगती है प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं। अब ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ये एक प्लेटलेट की सेल है। अब एक प्लेटलेट में क्या क्या होगा, देखो जैसे ही ये एक्टिवेट हुए, जैसे ही ये एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, पहला चीज होगा इसमें बनेंगे एराकिडोनिक एसिड जिसको हम कहते हैं AA। एराकिडोनिक एसिड बाय हेल्प ऑफ COX-A। COX-A का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजनेज A। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या है इसका मतलब, साइक्लोऑक्सीजनेज A। अब साइक्लोऑक्सीजनेज 1 की मदद से क्या हो जाएगा, ये बनेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2 ये क्या करते हैं सर, इनका काम होता है हमारे बॉडी में नेक्स्ट जो हमारे थ्रोम्बोक्सिन A2 हैं उसमें कन्वर्ट होना। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करेंगे, देखो थ्रोम्बोक्सिन A2 जैसे ही हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2 से बने तो इनके दो काम होते हैं। एक ये करते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, जहां पे भी चोट लगी है, यानी कि जहां से भी ब्लड का लॉस हो रहा है वहां पे ये क्या करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। दूसरा, ये अगले प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं, जो नेक्स्ट प्लेटलेट सेल होती हैं उनको भी ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक, अब इस मैकेनिज्म में क्या हुआ, इस मैकेनिज्म में ये हो रहा है कि ये क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं। अगर ये नॉर्मली नहीं होता है, किसी ब्लड के ब्लीडिंग के अलावा भी अगर ये होने लगे तो हमारे बॉडी में छोटे छोटे क्लॉट बनने चालू हो जाएंगे और फिर हमारे हार्ट में ये जाके फंसेंगे, हमारे ब्लड वेसल में फंसेंगे और ब्लड के फ्लो को क्या करेंगे, हिंडर करेंगे। तो जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है, जब भी किसी को हाइपरटेंशन का इशू होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है सर, ब्लड के छोटे छोटे थक्के बनने लगते हैं, क्लॉट बनने लगते हैं, तो इसलिए इनको वहाँ पे प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक ड्रग यूज़ करते हैं एस्प्रिन। सर एस्प्रिन क्या करती है, एस्प्रिन आपको पता है दिस इज एन एनसेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एस्प्रिन क्या करती है सर, COX-1 एंजाइम को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी, COX-1 एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, COX-1 एंजाइम को ये इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन, जिसकी वजह से आप पहले तो बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2 नहीं बन पाएगा और इनडायरेक्टली थ्रोम्बोक्सिन A2 भी नहीं बन पाएगा, जिससे क्या होगा, आपका कोगुलेशन कैस्केड जो है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा और फर्दर जो हमारे एक्टिवेशन है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ये नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ADP रिसेप्टर
इनहिबिटर की, कि यानी कि ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि हमारे एडीपी से क्या होते हैं, सेंसिटाइज होते हैं। देखो जब भी प्लेटलेट एक्टिवेट होता है कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जिसमें से एक एडीपी भी होता है। तो एडीपी के रिसेप्टर का नाम है यहाँ पे एक सब टाइप है P2Y12। तो ये क्या करते हैं, जब भी इन पे एटीपी बाइंड करता है, जैसे कि यहाँ पे एक्टिवेशन हुआ हमारे प्लेटलेट का और यहाँ पे कौन रिलीज हुआ, कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए, कुछ केमिकल मीडिएटर्स, और उन केमिकल मीडिएटर्स में एक कौन था, एडीपी। अब एडीपी रिलीज हुआ, उसने यहाँ पे P2Y12 को क्या किया, एक्टिवेट किया। अब P2Y12 जैसे ही एक्टिवेट होगा ये GP2B3A यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, ये रिसेप्टर आगे वाले या फिर आसपास के जितने भी क्या होंगे हमारी प्लेटलेट्स होंगी उनसे बाइंड करने लगेगा बाय हेल्प ऑफ फाइब्रोनोजन। देख रहे हैं यहाँ पे फाइब्रोनोजन है, इनसे ये क्या करने लगेगा, बाइंड करने लगेगा। ठीक है, बाय हेल्प ऑफ फाइब्रोनोजन या फिर फाइब्रिन्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है, देखो क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, टिक्लोपिडिन एंड टिकाग्रिलोर। ये क्या करती हैं, ये बेसिकली इसी रिसेप्टर को P2Y12 रिसेप्टर को क्या करेंगे सर, ये इनहिबिट कर देंगी। इनको क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगे। इस एडीपी रिसेप्टर को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, ताकि जब ये एक्टिवेट ही ना हो तो फिर GP2B3A को एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, जिससे बाकी जो फर्दर प्लेटलेट का एग्रीगेशन है ये क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं सर, यहाँ पे मैं लिख दूं प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं जो कि है हमारी एप्सिक्सिमैब, टिरोफिबैन एंड एफिबिटाइड। ये क्या करती हैं सर, ये हमारे GP2B3A रिसेप्टर को डायरेक्टली ब्लॉक कर देती हैं। यानी कि जब ये रिसेप्टर डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगा तो क्या ये फाइब्रोनोजेंस बन पाएंगे, ये फाइब्रिन स्ट्रैंड्स बन पाएंगे, दो प्लेटलेट्स के बीच में बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। और जब ये स्ट्रैंड्स नहीं बनेंगे तो क्लॉट भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स हैं एक बार फिर से बता देते हैं, एप्सिक्सिमैब, टिरोफिबैन एंड एप्टिफिबेटाइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारी फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। ये करती हैं सर, फॉस्फोडाइएस्टरेज का फंक्शन हम सभी को पता है, ये CAMP को AMP में कन्वर्ट करता है। ये CAMP के लेवल को क्या करता है, कम करता है, और CAMP को AMP में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब हम इस फॉस्फोडाइएस्टरेज को ब्लॉक कर देंगे, इसको बंद कर देंगे बाय हेल्प ऑफ ड्रग डाइपिरिडामोल एंड सिलोस्टाजोल, तो क्या होगा, CAMP कन्वर्ट नहीं हो पाएगा AMP में, यानी कि AMP का फॉर्मेशन नहीं होगा और CAMP का जो लेवल है वो बढ़ेगा। अब CAMP का लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम का जो लेवल है ये क्या करेगा, घटेगा। चलो मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूं। अब CAMP का लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम का लेवल घटेगा, और कैल्शियम का लेवल घटेगा तो प्लेटलेट का जो एक्टिवेशन है ये नहीं हो पाएगा। अब प्लेटलेट का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा तो बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स नहीं रिलीज होंगे, तो ना प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, ना उसका एडिशन होगा, कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इनके लिए ड्रग्स भी आप नोट कर लीजिए, इनकी ट्रिक है DC, D एंड साथ में C, यानी कि डाइपिरिडामोल एंड सिलोस्टाजोल। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एस्पिरिन की क्वेश्चंस आते हैं कि सर एस्पिरिन काम कैसे करता है, क्लोपिडोग्रेल काम कैसे करती है। तो इसकी एक स्पेसिफिक यहाँ पे स्लाइड डाल दी है कि प्लेटलेट इफेक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। ये क्या करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट कर देता है बाय इनहिबिटिंग द COX-1 एंड COX-2 एंजाइम। वैसे तो COX-1 को ज़्यादा इनहिबिट करता है, लेकिन COX-2 को भी कुछ न कुछ हद तक इनहिबिट कर देता है, लीड टू डिक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। तो आपने देखा ये क्या किया था, यहाँ पे एस्पिरिन ने COX-1 को क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, और COX-1 के ब्लॉकेज से क्या हुआ था, प्रोस्टाग्लैंडिन S2 नहीं बन पाया और थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन पाया था। ठीक, अब यूजेस क्या होते हैं इनके, यूजेस होते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिक कार्डियक वैस्कुलर डिजीजेस में, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी इनको हम यूज़ करते हैं 75 mg पर डे, यानी कि नॉर्मली इनको प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है जिससे ये प्रॉब्लम डेवलप ना हो। नॉर्मली अगर डोज देखा जाए तो 75 mg पर डे के लिए इनको दे दिया जाता है। अब तो देखा जाए तो क्लोपीटैब या फिर एस्टर करके भी टैबलेट्स आती हैं, जिसमें यहाँ पे क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन को फॉर प्रोफाइलैक्सिस यूज़ के लिए हम प्रेस्क्राइब करते हैं।
ठीक। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, किस चीज़ एज में इनको नहीं देना चाहिए, किस किस कंडीशन में इनको नहीं देना चाहिए। दोज अंडर 16 ईयर्स कैन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ रेस सिंड्रोम, क्योंकि ये क्या है, एनएसएड्स है, तो ये रेस सिंड्रोम कॉज कर सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स कॉज कर सकती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। गाउट में इनको नहीं देना है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी नहीं देना है। जब भी आपको पेट में बेसिकली अल्सर्स है, घाव है, ब्लड हो रहे हैं, तो इस केस में भी इनको हम नहीं देते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस चेक करते हैं इनको देने से पहले, अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है एस्पिरिन से तो भी देते हैं। और ज़्यादातर केसेस में जब आपको कोई ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, एस्मा हो रही है और उसका कारण हाइपर सेंसिटिविटी है, तो भी इसको हम नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। और जब आपका GFR 10 ml पर मिनट से कम है तो भी हम इसको नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक। क्लोपिडोग्रेल की बात करें, क्लोपिडोग्रेल क्या है, क्लोपिडोग्रेल प्रासुग्रेल ये हमारा ADP मीडिएटेड P2Y12 इनहिबिटर है। क्या है, अब यानी कि ये क्या है, एक एंटीप्लेटलेट एजेंट है जो कि हमारे ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। ADP रिसेप्टर में हमने बात करी थी अभी, वो उसके क्या करते हैं, इसके एंटागोनाइज करते हैं, जिससे क्या करते हैं, GP2B3A एक्टिवेट नहीं हो पाता और फाइब्रिन्स नहीं बन पाते अलग से प्लेटलेट को जोड़ने के लिए, और फर्दर प्लॉट जो फॉर्मेशन है, क्लॉट का फॉर्मेशन है, वो नहीं हो पाता। इनके यूज़ क्या है, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंटी थ्रोम्बोलाइटिक इवेंट्स एंड इन नॉन ST एलिवेशन। ये बेसिकली आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं, आप बेसिकली इतना याद रखेंगे, दीज आर यूज इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंटी थ्रोम्बोटिक इवेंट। यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस के लिए, अगर आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस के इंसिडेंट हुए हैं 10 to 35 डेज के अंदर, तो इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। इस्कीमिक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट विद इन 7 डेज और 2 6 मंथ्स, अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है 7 दिन से लेकर के 6 मंथ के अंदर, तो आपको ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज में, PAD में भी इनको हम यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो अगर आपको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो ये प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है। इवन इनके ये साइड इफेक्ट्स भी हैं कि आपको एक्टिव ब्लीडिंग हो सकती है, आपके नोज ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हम यहाँ पे पहले तो प्लग का फॉर्मेशन करते, लेकिन ब्लड को रोकने के लिए प्लग काफ़ी नहीं है, उसके लिए क्लॉट का फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब क्लॉट के फॉर्म के लिए एक कैस्केड चलती है जहाँ पे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज़ में आते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करती हैं। तो इसमें 2 तरीके के पाथवे होते हैं, एक होते हैं हमारे इंट्रिंसिक पाथवे और एक होती है हमारी एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो चलो अब यहाँ पे सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, सर ये हमारे ब्लड वेसल्स वॉल के रप्चर होने की वजह से होते हैं। और ये ब्लड वेसल वॉल के रप्चर होने के इंट्रिंसिक जो हमारी फैक्टर होती हैं, बेसिकली ये ब्लड वेसल वॉल के रप्चर होने की वजह से होते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है ये ब्लड वेसल वॉल के रप्चर की वजह से तो होते ही हैं, एंड एज वेल एज टिश्यू फैक्टर्स, कुछ हमारे टिश्यू फैक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू कुछ हमारे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, उनकी वजह से भी ये एक्टिवेट होते हैं। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, सर इंट्रिंसिक फैक्टर तभी एक्टिवेट होगा जब ब्लड वेसल वॉल रप्चर हुई, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर ब्लड वेसल वॉल के रप्चर से तो एक्टिवेट होगा ही, साथ ही साथ कुछ टिश्यू फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक, अब कौन से टिश्यू फैक्टर है, अगर ये आपको जानना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे या फिर इस सीरीज़ के लास्ट के लेक्चर में हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल है, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी और आप उसमें क्लियरली एक क्लियर कट आंसर लिख के उस चीज़ में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलो अब यानी कि देखो कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन हुआ, यहाँ पे सबसे पहले कौन एक्टिवेट हुआ, फैक्टर 12 कन्वर्ट होगा फैक्टर 12A में, एंड देन फैक्टर 12A एक्टिवेट करेगा हमारे फैक्टर 11 को इंटू 11A। A का मतलब है यहाँ पे एक्टिवेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे हुआ, सर 12 कन्वर्ट होगा 12A में, यानी एक्टिवेटेड 12A विच कन्वर्ट फैक्टर 11 टू 11A, और फैक्टर 11 फिर कन्वर्ट करेगा फैक्टर 9 इंटू फैक्टर 9A। अब फैक्टर 9A का काम क्या है सर, यहाँ पे फैक्टर 9A कन्वर्ट करेगा फैक्टर 10 इंटू फैक्टर 10A, और फैक्टर 9 के साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे फैक्टर 8 कैल्शियम एंड PF3। ये क्या करते हैं सर, ये इनके साथ में एक कैस्केड बनाते हैं जिससे हमारा फैक्टर 10A एक्टिवेट होता है। और फैक्टर 10A बाय हेल्प ऑफ फैक्टर 5, फैक्टर 8 एंड कैल्शियम, इट कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन फर्दर कन्वर्ट होगा फाइब्रोनोजन इंटू सॉल्युबल फाइब्रिन, यानी कि थ्रोम्बिन विल हेल्प फाइब्रोनोजन टू कन्वर्ट इंटू सॉल्युबल फाइब्रिन, और सॉल्युबल फाइब्रिन बाय हेल्प ऑफ फैक्टर 13A विल कन्वर्ट टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन मास, यानी कि यहाँ पे जो क्लॉट है वो एक हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई।
इसी स्टेप को अब एक्सट्रिंसिक पाथवे से अगर देखें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ, कुछ टिश्यू फैक्टर्स आए जो कि सीधे एक्टिवेट करेंगे हमारे फैक्टर 7 को इंटू 7A, और 7A डायरेक्टली एक कॉमन पाथवे पे आके रुकेगा विच विल कन्वर्ट बाय हेल्प ऑफ कैल्शियम फैक्टर 8 एंड PF3 विल कन्वर्ट फैक्टर 10 इंटू फैक्टर 10A, और वापस से वही कैस्केड कंटिन्यू हो जाएगी यहीं से, यानी कि ये फिर 10A बाय हेल्प ऑफ फैक्टर 5 8 एंड कैल्शियम विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजेन to soluble fibrin, and soluble fibrin by help of 13A will convert to a clot, यानी कि insoluble fibrin mass। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स इनमें हम यूज करते हैं जिससे इस क्लॉटिंग प्रोसेस को हम प्रिवेंट कर सकें। हमें बेसिकली यहां पे करना क्या है, क्लॉट्स को रोकना है, क्लॉट्स को फॉर्म नहीं होने देना है, यही हमारा मकसद है इन ड्रग्स को यूज करते। तो यहां पे हमारे पास है हिपैरिन। कौन है सर, हिपैरिन। अब हिपैरिन क्या करती हैं, हिपैरिन देखो, एक तो है हिपैरिन और एक है हमारी लो मोलिकुलर हिपैरिन। तो हिपैरिन का काम क्या होता है सर, हिपैरिन हमारे फैक्टर 10A को एंड थ्रोम्बिन को क्या करते हैं, इनहिबिट करती हैं। इनहिबिट करती हैं, कैसे इनहिबिट करती हैं चलो ये भी बता देते हैं। हिपैरिन क्या करती हैं सर, हिपैरिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3, एंटी थ्रोम्बिन 3। ये क्या होती हैं सर, ये होते हैं हमारे बॉडी में नेचुरल एंटी कोएगुलेंट, यानी कि ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है जो कि फैक्टर 10A को क्या करता है, फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है एंड साथ ही साथ थ्रोम्बिन को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। यानी कि इसका काम क्या हुआ, ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और नेचुरली काम करते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिससे जो कोएगुलेशन फैक्टर है, जो हमारा जो फाइब्रिन मैस बन रहा है, ये ना बन पाए। ठीक है।